नमस्कार सभी साथियों को। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी साथियों का RWS सिविल सर्विसेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा बैच ये फाउंडेशन बैच है जिसकी डेमो क्लासेस आज से शुरू हो चुकी हैं। आज सुबह करंट अफेयर्स की डेमो के साथ में आपने सभी क्लासेस को इतिहास, राज व्यवस्था और भूगोल की डेमो को लिया। अब मैं यानी अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ मेरे बाद राहुल सर विज्ञान की आपकी डेमो क्लास लेंगे। तो बहुत हर्ष और आनंद हो रहा है आप लोगों के बीच में इन सभी चीज़ों को बताते हुए कि आप अब हमारे फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो साथी 2025, 26 या 27 में यूपीपीसीएस को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, टारगेट बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता कि वो एक अच्छी टीम के साथ में जो डेडिकेटेड है और अपने किए गए वादों को पूरा करने में भरोसा रखती है, उनके साथ यदि आप जुड़ते हैं तो एक अच्छा अनुभव आपको होगा। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप 1 साल में पढ़ के सेलेक्ट हो जाएंगे या 1.5 साल में, वो आपकी अपनी मेहनत है, टीम कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी बातों को मैं बहुत ही समराइज फॉर्म में करूँगी क्योंकि सभी ने ऑलमोस्ट जो कोर्स है उसके विषय में और अन्य जानकारियाँ आदि दे दी हैं। मैं भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दूंगी ब्रीफ में और फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिज्ञा बैच जिसके अंदर ये हमारी पूरी टीम है, जहाँ पर ये सभी विषय विशेषज्ञ हैं। यानी कि यदि हम इतिहास की बात करें तो संजन सर का एक लंबा अनुभव रहा है इतिहास में। यहाँ पर सर आपके साथ में जो सेगमेंट ले रहे होंगे, इतिहास ले रहे होंगे, तीनों है ना, मिडाइवल, मॉडर्न और एंशियंट, साथ ही साथ संस्कृति वाला भाग और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा वाला भाग। दिग्विजय सर पॉलिटी और पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 ये पूरा सेगमेंट ले रहे होंगे। मेरे द्वारा इंडियन इकोनॉमी और जो सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस वाला भाग है वो लिया जाएगा। साथ ही साथ यदि यहाँ पर कुछ ऐसे सोशल इश्यूज या इंडियन सोसाइटी के कुछ मुद्दे होंगे उनको भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। नवनीत सर ज्योग्राफी और जो आपदा प्रबंधन वाला आपका इशू है यहाँ पर उसको कवर करा रहे होंगे। साइंस को राहुल सर के द्वारा और टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर बाद में किसी विशेषज्ञ के द्वारा शुरू करा देंगे। विनीत सर जो गवर्नेंस वाला पार्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनके विषय में क्लास कराएंगे। केशपाल सर यूपी जीके कराएंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए कराएंगे। मेंस वाला यूपी वाला सेक्शन दिग्विजय सर ले रहे होंगे। करंट अफेयर नवनीत सर आपके साथ डेली जुड़ते हैं, सुबह सुबह इतनी ठंड में भी, तो वो रोज करा रहे होंगे। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे एनरोल करेंगे उनको विशेष चीज़ें भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी ऐप पे केवल। हालांकि करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी डेली वाली वो यूट्यूब पे चलेगी। सचिन सर हिंदी, हरेंद्र सर मैथ, कुलदीप सर रीजनिंग और विपिन सर इंग्लिश, ये हमारा सीसेट का प्योर सीसेट का पोर्शन है। ठीक है, इसमें भी आपका जो इंटरपर्सनल स्किल बनता है उसको भी विनीत सर करा रहे होंगे। ठीक है, अर्थात फाउंडेशन बैच आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों सिलेबस को कवर करेगा और ये आपका लगभग 12 महीने की ड्यूरेशन में खत्म होगा, प्लस माइनस आप और 10-20 दिन आगे पीछे। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 2 इयर्स रहेगी। ये आपका कंप्लीट होगा, धैर्य के साथ कंप्लीट करें क्योंकि चीज़ें समझ आना ज़्यादा मायने रखता है, ना कि चीज़ों की कंप्लीशन पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी यहाँ पर बच्चे क्वेरी कर रहे हैं। ये टाइमिंग होगी अभी सुबह 7 बजे लवनीत सर करंट अफेयर्स लेंगे, 10 बजे संजन सर इतिहास ले रहे होंगे, दिग्विजय सर पॉलिटी 12 बजे, नवनीत सर 2 बजे ज्योग्राफी, इकोनॉमी में 3 बजे लूंगी और 5 बजे साइंस लेंगे राहुल सर। ये अभी आपकी डेमो चलेगी। डेमो जो क्लास होंगी बच्चे आपकी 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी को होंगी। यहाँ पर जब हम डेमो कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद यह पूरा कोर्स टोटली एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन पर भी यही टाइम रहेगा आप लोगों का। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी यही टाइम रहेगा। जो अभी आपको ऑफर वगैरह हो रहा है, मिल रहा है इस कोर्स पर, वह भी इन डेमो के दौरान ही है। आफ्टर डेमो आपका ये जो कोर्स होगा वो 4999 का हो जाएगा। जो बच्चे हमारे आरओ बैच के अभ्यर्थी रहे हैं या एनसीईआरटी स्टार बैच के अभ्यर्थी रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अभी बैच में एनरोल कर लें
क्योंकि अभी उनको यह कोर्स 2499 में मिल जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो RO जिन्होंने लिया था या NCERT बैच ऑलरेडी लिया था, ये वहां पर भी फीस दे चुके हैं, अतः इनके लिए ये एक विशेष छूट है। अभी ले लीजिए। यदि कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, कुछ है, हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करिए, टेलीग्राम पर कमेंट करिए, हम वहां पर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। जैसे कुछ बच्चों का ईमेल आईडी आपको उसी ईमेल आईडी से लेना है जिससे ये वाले बैच लिए थे। यदि किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश कुछ दिक्कत आती है तो हमें मैसेज करिए, हमारी टीम डेफिनेटली रिजॉल्व करेगी उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये आपने देख लिया आप कैसे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, प्रतिज्ञा बैच दिखाई देगा, और प्रतिज्ञा बैच लेने के लिए ये प्राइज है। जब आप इसका कूपन कोड लगा देंगे PCS20, जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अब तक कोई बैच नहीं लिया, तो अप्लाई करने के बाद आपका डिस्काउंट शो हो जाएगा और आप यह पे कर सकते हैं। वहाँ स्कैनर आदि भी आएगा, आप स्कैनर की मदद से, फोन पे आदि की मदद से, जैसे भी आपको ये बैच लेना है वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी जो बेसिक बातें हैं ये आपकी समझ में आ चुकी हैं। आगे की बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं, आगे की बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जी जी, हाँ, अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। मैं आपसे बात कर रही हूँ मुख्य परीक्षा की। ठीक है, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस इकोनॉमी में होता है वो लगभग यहाँ पर 10 पॉइंट आप देखेंगे, है ना। मैं बहुत जल्दी से इस चीज़ को समअप करते हुए चलूंगी कि ये 10 पॉइंट्स हैं आपके, इन 10 पॉइंट्स को ही आपको पढ़ना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या, ताकि हम एक रणनीति के तहत अपनी क्लासेस को आगे डिजाइन कर सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? कोई दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आई टेक योर कमेंट, और मैं उनका जवाब, यदि मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन है और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सिलेबस आयोग की ओर से दिया गया है वो ये इस प्रकार से है। ये आपका आता है बच्चे पेपर 3 के अंदर। कहाँ पर आता है? पेपर 3 के अंदर आता है। पेपर 3 के अंदर यह आपका सिलेबस आता है, यानी जीएस के 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6 जो हैं वो डेडिकेटेडली हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का इतिहास, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, भूगोल, ये सारी चीजें आपको पेपर 5 और 6 में पढ़नी है। यहाँ जब आप ओवरऑल पेपर्स की बात करते हैं तो पेपर 1 से पेपर 4 आपके सामान्य अध्ययन के पेपर हैं, जिसके अंदर आपको जो है मुख्य परीक्षा में 200 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा। 10 प्रश्न होंगे जो कि 8 नंबर के होंगे, 10 प्रश्न होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। इस प्रकार से 80 + 120 यानी 200। ठीक है, सारी प्रणालियां बताई जाएंगी, लिखवाया जाएगा इस बैच में। पहला टॉपिक देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे थे और क्या उसके अचीवमेंट है। यहाँ पर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे कि 1950 में क्या इसकी रेलेवेंसी रही थी, क्यों बना था, क्यों योजनाएं बनी, 2017 में इसको क्यों खत्म कर दिया गया, और उसके बाद में नीति आयोग आया है 2015 में। ठीक है, 17 में जो थी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं, 17 में जो है योजनाओं के उसके बाद बनी ही नहीं, 15 में नीति आयोग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नीति आयोग क्या कार्य करता है, उसकी संरचना कैसे डिफरेंट है और वो कैसे अलग है इससे, योजना आयोग से, तो ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। इनसे आए हुए पूर्व वर्षों के प्रश्नों को भी देखेंगे, कैसे टैकल करने हैं वो चीज भी मैं क्लासेस के दौरान बताऊंगी। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, 17 हैं, इनको अचीव कैसे करेंगे, 2030 तक हमें पूरी दुनिया को इन्हें अचीव करना है, क्या इनकी जरूरत आन पड़ी थी, भारत सरकार इनके लिए कौन कौन से इनिशिएट कर रही है, क्यों इनको प्राप्त करना चाहते हैं हम, क्या उसके फायदे हैं, नुकसान है, तमाम तरीके की बातों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर गरीबी के मुद्दे, यानी कि पॉवर्टी, इश्यूज रिलेटेड ऑफ पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनकी हम बातें करेंगे यहाँ पर अपने सेकंड वाले पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो अगला टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो है सरकार का बजट। ठीक है, कंपोनेंट और सरकार के बजट के अवयव और वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अंदर हम पहली बात तो बात करेंगे ट्रेडिशनल प्रकार से कैसे बजट बनाया जाता है, क्या बजट होता है, क्यों सरकार इसको लाती है, कहाँ से सरकार पैसा पाती है, कहाँ सरकार जो है खर्चा करती है, किन किन चीजों पे करती है, राजस्व क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट घाटे क्या होते हैं, किस प्रकार से जो राजकोषीय समेकन है उसको किया जाता है, तमाम बातें पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल। फिर बच्चे हम पढ़ेंगे यहाँ पर बजट जो कि करंट ईयर का होगा।
ठीक है जी, करंट ईयर का होगा, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इसमें 2025-26 के बजट को। ये मैं कोशिश करूंगी कि पहले ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ा दूं या फिर इस टॉपिक को मैं बाद में लेकर के जाऊं, क्योंकि यहाँ पर हम फिर करंट को भी, करंट वाला जो बजट होगा प्लस जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगा, उसको हम बाद में लेकर के चलेंगे। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ में आई आपको? बच्चे जो भी आपके सवाल हैं उनको मैं देख लूंगी एक बार। प्रमुख फसलें, ये हमारा कृषि से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम पेपर 3 में बात कर रहे हैं, पेपर 3 के अंदर यहाँ पर लगभग आप देखें 20 में से लगभग आपके 9 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहते हैं। ठीक है, 9 से 10 प्रश्न इकोनॉमी से रहते हैं। आप देखेंगे कि 9 से 10 प्रश्नों के अंदर जो कृषि वाला सेगमेंट है वहां से प्रत्येक साल 2 to 3 यानी 2 से 3 प्रश्न रहते हैं डायरेक्टली। समझ रहे हैं रेलेवेंसी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, जो क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, भारत के अंदर इरिगेशन पैटर्न क्या है, इरिगेशन पैटर्न में क्या दिक्कत आती हैं, हम जो स्टोरेज करते हैं अपने फसलों का वो क्या है, उसमें क्या इश्यूज हैं, ढुलाई कैसे होती है, किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी हेतु सरकार की ओर से कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, सो दैट फार्मर कैन बेनिफिट, राइट। यहाँ पर आप देखें इन सारी ही चीजों को जो है इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। यहाँ पर आ जाता है आपका सब्सिडीज से रिलेटेड ये पॉइंट कि भाई जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कृषि के अंदर अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है, वो क्या है, एमएसपी क्या है, एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं। आप तमाम तरीके से देखते हैं कि आपके सामने कई बार आपने देखा कि भाई किसान जो है अपनी मांगों को कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, एमएसपी उन्हें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जो डिजर्विंग फार्मर्स हैं उनको तो मिल ही नहीं पा रहा है, जो बड़े किसान हैं उनको मिल रहा है, छोटे किसानों की, मार्जिनल फार्मर्स की अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं सरकार से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे आप यहाँ पर देखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो होता क्या है, उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के उद्देश्य क्या हैं, यानी कि उसको क्यों लाया गया होगा। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यानी कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने हेतु उसको लाया गया। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, सरकार इसको दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और सरकार की लिमिटेशन क्या है, उसमें कहाँ सरकार लिमिट कर गई, कहाँ विफलताएं सरकार की हो गई। इन सारी ही बातों पर, इन सारे ही पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और सरकार ने पीडीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या पहल की है, क्या इनिशिएट करे हैं, उन बातों पर भी हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। ठीक है, इसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिमिटेशन और इसको मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए क्या जो है अपनाया गया है चीजें। बफर स्टॉक क्या है और कृषि में तकनीकी अभियान यानी कि व्हाट इज द टेक्निकल कैंपेनिंग इन एग्रीकल्चर, ये भी हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एफपीआई, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे उद्योग, इनके कार्यक्षेत्र क्या है, इनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रोजगार के क्षेत्र में क्या सिग्निफिकेंस है, भारत का निर्यात बढ़ाने के क्षेत्र में क्या सिग्निफिकेंस है, भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, इन सबको देखा जाएगा। यहाँ पर स्थान निर्धारण कहाँ पर ये लगाए जाते हैं, ऊर्ध्व व अधो प्रवाह आवश्यकताएं क्या हैं इनकी, यहीं पर आपूर्ति श्रृंखला का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कैसे क्या। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स करे गए, जैसे चकबंदी करी गई, हदबंदी करी गई। ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड किया गया, रिकॉर्ड को, भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया। साथ ही साथ जो तकनीकी रिफॉर्म है, टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं भूमि के क्षेत्र में, वह किस प्रकार से किए गए और कितने किए गए, इन सब चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी लैंड रिफॉर्म्स के मामले में। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है एलपीजी से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव क्या पड़े, भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 से पहले क्या दशा में थी और बाद में किस दशा में आई, इन चीजों को यहाँ पर इस वाले टॉपिक के अंदर पूछा जाएगा कि भाई इकोनॉमिकल रूप से क्या इम्पैक्ट है। हालांकि यहीं पर मैं आपको बताते चलूं कि इसका समाज पर भी प्रभाव है। क्या है बच्चे, इसका समाज पर भी प्रभाव है, यानी कि सामाजिक प्रभाव भी है इसका, कि भूमंडलीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं। हम यहाँ इकोनॉमी के अंदर उनकी चर्चा नहीं करेंगे, उनको हम समाज वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेप यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है 90s के बाद में,
वहां उन चीजों को लगा करके कि भाई भारत में जो खुलापन आया, जो ओपननेस आई है ना, जो लिबरल हुई इकोनॉमी, उसके क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, हम इन पर उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक नीति में परिवर्तन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज चेंज हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्प्लीकेशंस को देखेंगे कि जो छोटे जो उद्योग थे, छोटे उद्योगपति थे, छोटे छोटे कर्मगार थे, उन पर क्या इफेक्ट आया है, ठीक है। और औद्योगिक विकास पर यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, उनको भी देखेंगे। आधारभूत संरचना, जिसके अंदर हम एनर्जी को, बंदरगाह को, सड़कों को, विमानपत्तनों को, रेलवे को, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। इनमें से बहुत सारी चीजें आपके साथ में ज्योग्राफी में नवनीत सर भी कवर कर रहे होंगे, राइट। एक टॉपिक है कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे, ये भी हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम करेंगे। तो बच्चे टोटल मिलाकर के 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। टोटल मिलाकर के कितने पॉइंट्स हो गए बच्चे? 10 पॉइंट्स हो गए। इन 10 पॉइंट्स को हम जो है अलग अलग टॉपिक और सब टॉपिक्स में भी डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। टॉपिक और सब टॉपिक्स में भी डिवाइड कर रहे होंगे। यहां पर मैं अधिक समय नहीं लूंगी, मैं इसको क्लास के अंदर बता दूंगी, वहां पीडीएफ डलवा दूंगी कि भाई आपको कृषि में, बागवानी में, वानिकी में कितने डिफरेंट पोर्शन पढ़ने होंगे, ठीक है जी। माने वानिकी है मान लिया, तो वानिकी के क्या प्रकार हैं, किस तरीके से हम वानिकी में सिंचाई करते हैं, वानिकी से निर्यात में क्या हमें वृद्धि हुई है, हम इतने बड़े फ्रूट प्रोड्यूसर हैं, देश के अंदर क्या मुद्दे हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चे। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? एक बार बताएंगे मुझे कि यहां तक यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है बच्चे। फिर हम अपने किस पे आते हैं? टॉपिक पर आते हैं। सारे पेपर में सारे सब्जेक्ट क्यों इंक्लूड हैं बच्चे? मंजू निषाद जी, ये क्या है आपका, ये जो टॉपिक्स होते हैं, आपसे वो किसी एक विषय की उम्मीद नहीं रख रहा है आयोग आपसे एक तरीके के इंटरलिंकिंग की उम्मीद रखता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, या सारे अध्यापक कहते हैं कि भाई आप इतिहास को भूगोल से अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमी को साइंस से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, किसी से भी अलग करके नहीं कह सकते। आपस में इन सब चीजों का एक इंटर रिलेशन है, और वो इंटर रिलेशन आपको एज अ स्टूडेंट और फिर उससे आगे एज अ सिविल सर्वेंट समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बेसिक धरातल से आपको चीजों को शुरू कराऊंगी, और इस टॉपिक को जो हम शुरू करेंगे उसको कोशिश करेंगे आज ही खत्म भी करें, समाप्त भी करें। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, और हमें अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है। जिन बच्चों ने आधार बैच की क्लास ली होंगी, जिन बच्चों ने अधिकारी बैच की क्लास ली होंगी, आरओ एआरओ के लिए सुपर 60 लिया होगा, वो भी अपनी कॉपी जरूर बनाएंगे, क्योंकि हर एक विषय को शुरुआत से पढ़ते समय हमारे भी बहुत सारे सेंटेंस चेंज होते हैं, क्योंकि हम कहीं से एक नोट्स तो बना नहीं रखा कि उसी से हर बार पढ़ाते रहे, ठीक है। तो प्लीज मेक अ कॉपी फ्रॉम द डे वन, राइट। आप अपनी कॉपी बनाएंगे, ठीक है, आप अपनी कॉपी बनाएंगे। सभी बच्चे न्यू नोटबुक बनाएंगे एकदम से, और उस पर लिखेंगे 15 जनवरी 2025 क्लास 1 इकोनॉमिक्स, राइट। तो चलिए बच्चे, यहां पर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए बच्चे, इकोनॉमिक्स आपकी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इट इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। आपने देखा कि कक्षा 6, 7 और 8 में आपके पास इकोनॉमिक्स विषय नहीं होता है। जब हम एकेडमिक्स करते हैं तो वहां पर जो हमारी सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं, उनके अंदर कोई कोई चैप्टर आपका दिया है, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी दी है। यहाँ सारा गेम आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी का है, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, क्रेता क्या है, विक्रेता क्या है, बाजार क्या है, मुद्रा क्या है, बैंक क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, हमें यहाँ पर इन बेसिक बातों का पता नहीं चलता। तो हम यहाँ पर आपको उन बेसिक बातों को शामिल करते हुए पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करूंगी। जो प्योर हिंदी के बच्चे हैं उनको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो इंग्लिश के भी बच्चे हैं तो उनको हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, यदि होती है तो बताना। यहाँ पर है जो वस्तुओं सेवाओं। अब वस्तुओं और सेवाओं ये क्या है? वस्तु, मैंने ये पेन लिया हुआ है, ये क्या है बच्चे? ये वस्तु है। सेवा क्या है? जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अध्यापन कर रही हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो आई एम गिविंग माई सर्विसेज, नॉट काइंड ऑफ एनी कॉमोडिटी, राइट। मैं कोई भी वस्तु नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ।
यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक है विजिबल और एक है इनविजिबल, राइट। विजिबल यानी कि विच वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं उनको हम दृश्यात्मक मदे कहते हैं। दृश्यात्मक मदों के अंदर वस्तुएं आएंगी, वस्तुएं जिनको हम देख लें छू लें वो वस्तु हुई, ठीक है। सेवा क्या हुई, विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम नहीं देख सकते, अदृश्य मदों में आती हैं, जिसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है सर्विस। जब आप किसी बस में बैठ करके जा रहे हो तो बस में आप बैठ करके जा रहे हो, उसके लिए आप भुगतान कर रहे हो, यानी कि बस वाला आपको सेवा दे रहा है। जब आप किसी कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हो कि भैया मेरा सिम बंद हो गया, मुझे बैंक में अकाउंट खोलना है, तो वो क्या कर रहा है, ही और शी इज गिविंग यू सर्विस, वो आपको सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, ठीक है जी। अब आप देखेंगे जब वो सेवा दे रहा है यानी कि वो दिखाई नहीं दे रही है, तो वस्तु और सेवा ये दोनों ही चीजें क्या हो रही है, किसके लिए, ये हमारे लिए है, यानी कि हम कौन है, उपभोक्ता। हम कौन है, उपभोक्ता। जो इन चीजों का यूज कर रहा है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। और जो इनको बना रहा है उसको क्या कहेंगे बच्चे, प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। तो दो शब्द समझ में आए, एक हो गया आपका उत्पादक और दूसरा हो गया उपभोक्ता। ये दो शब्द में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्पादक यानी कि जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, और उपभोक्ता यानी कि जो वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, ठीक है। अब वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, उत्पादन कौन करेगा जी, उत्पादन करेगा आपका प्रोड्यूसर, राइट। तो प्रोड्यूसर, और एक होगा वितरण करने वाला यानी सप्लायर, ये कौन है, ये है सप्लायर। और उपभोग करने वाला कौन है, कंज्यूमर, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको समझ आई, यानी कि अर्थशास्त्र एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि इन उत्पादन का, वितरण का और उपभोग का विश्लेषण करता है, यानी कि इट इज अ एनालिटिकल सब्जेक्ट दैट विल, ये यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत देगा। क्या देगा बच्चे, प्रिंसिपल्स देगा, सिद्धांत देगा। और इस प्रिंसिपल या सिद्धांतों में आप कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लिया अर्थशास्त्र ने एक सिद्धांत दिया, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, ध्यान देंगे बच्चे इस चीज पर। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत दिया किसने, अर्थशास्त्र ने। अर्थशास्त्र ने जब यह सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत से जो प्रैक्टिकलिटी निकल के आई, जो ग्राउंड लेवल पर जो एक प्रयोगात्मक चीज निकल के आई, जिसको हम अपने प्रचलन में यूज करेंगे, दैट इज नोन एन अर्थव्यवस्था। उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये समझे कि जितनी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो आपका गुड्स है, चाहे वो इनपुट है, चाहे आपका आउटपुट है, कंजम्पशन है, एग्रीगेट है, जितनी भी चीजें निकल के आई वो सारी हमें सैद्धांतिक रूप में अर्थशास्त्र से प्राप्त हो रही है, ठीक है जी। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर उन सैद्धांतिक रूपों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र विषय के अंदर कर रहे हैं। यहां पर तमाम अर्थशास्त्री अपने सिद्धांतों को दे रहे हैं, पर उनका प्रैक्टिकल यूज कहां हो रहा है, अर्थव्यवस्था में। उसकी बात करेंगे अभी। तो अर्थशास्त्र हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र हमें नहीं पढ़ना है। जब आप कक्षा 9 में होते हैं, 10 में होते हैं, 12 में होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, पीएचडी में होते हैं, उस समय आप उन सिद्धांतों को पढ़ रहे होते हैं, और उन सिद्धांतों का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो हमारी प्रतियोगिता जो परीक्षा है जैसे सिविल सर्विसेज, उसमें आता है। तो उसका एक प्रकार से आप कह सकते हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप यहां पर है, ठीक है। अब ये समझ में आया कि हमें अर्थशास्त्र में क्या देखना है कि प्रोडक्शन, सप्लाई और उसका कंजम्पशन, इन चीजों का विश्लेषण किया जाएगा अर्थशास्त्र के द्वारा। आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं बच्चे, यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो संसाधन है, हमारे पास में जो रिसोर्स हैं, वो संसाधन लिमिटेड हैं, यानी कि सीमित हैं। अब इन सीमित संसाधनों के सामने जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो कैसी हैं भैया, असीमित हैं। तो इन लिमिटेड संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना, इन सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना हमें अर्थशास्त्र सिखाएगा। कौन सिखाएगा बच्चों, हमें ये इकोनॉमिक्स सिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम तमाम तरीके के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आई बच्चे। चलिए जी आगे देख लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र नामक विषय है, वह अर्थशास्त्र नामक विषय दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है जी।
ये अर्थशास्त्र जो विषय है ये दो शब्दों से मिलकर बना। ये दो शब्द किस भाषा के हैं बच्चों? ये ग्रीक भाषा के हैं। इनमें आइकोनोमोस से मिलकर ये बना है, जिसमें जिसमें आइकोस का मतलब हुआ घर, घर यानी हाउस होल्ड, घर यानी हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब हुआ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? मैनेजमेंट। तो यानी कि अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है कि हम कैसे मैनेज करें, कैसे अपने घर का मैनेजमेंट करें। अब मैनेजमेंट कैसे करोगे आप घर का? भाई हमारे घर में 4 लोग रहते हैं। अब इन 4 लोगों की इच्छाएं हैं, इनको वस्तु चाहिए, इनको जो है सेवा चाहिए। यानी वस्तु क्या चाहिए? इनको जूता, चप्पल, कपड़ा लत्ता, फोन, मोबाइल, टेलीफोन सब चाहिए। इनको जो है बसों में भी जाना है, रेलों में भी जाना है, स्कूल में पढ़ना है, ट्यूशन भी चाहिए होंगे, है ना, ये सारी। तो यानी कि अब मेरे पास में 10,000 रुपए सैलरी है, इसका जो घर का मालिक है 10,000 रुपए सैलरी है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट है। अब इस लिमिटेड अमाउंट से उनकी इच्छाएं रोज प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो उन 10,000 रुपयों से इनकी असीमित इच्छाओं की पूर्ति वो जिस हिसाब से करेगा, जिस व्यवस्था से करेगा, उसी को बच्चे अर्थशास्त्र कहा जाएगा। ठीक है बालक, यहां पर आगे देखेंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हमारे घर में 20 लोग हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर देखो भाई कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। पहले ये वाले सवाल पूछे जाते थे बच्चों वाले कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अब नहीं पूछे जाते, फिर भी आप पता कर लो, देख लो भाई, एक बार देखना चाहिए कि किसने आखिर ये बना दिया। अब यहां पर एक सवाल होता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में। पुस्तक का नाम बच्चे अगर हम देखें तो जो लंबा नाम है उसका द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ, अगर पूरे नाम की मैं बात करूं तो एट ए इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अब यहां पर बच्चों ने बस ये पढ़ रखा है वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, इसका पूरा नाम देख लेना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज, ये पूरा नाम है इसका। इन्होंने जो है कहा कि ये इकोनॉमिक्स है। इस किताब में इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को दिया, जैसे नेशनल इनकम आदि के सिद्धांतों को, है ना। ये सिद्धांत जब इन्होंने दिए इस पुस्तक में तो उसके बाद पता चला कि ओ इकोनॉमिक्स है। तो क्या उससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं था? हम तो उससे पहले भी पढ़ते हैं। हमने तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। सर आपको बताते हो ना कि बाट थे, उस समय नाप तोल की चीजें थी। बहुत सारे ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं जहां पर हमने देखा कि भाई जो है बाटों आदि से नाप तोल की व्यवस्था करी जा रही है। यानी कि इकोनॉमिक्स तो था। अब वो आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, देखिए तो ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि बाजार व्यवस्था है, देखिए कितने बच्चों ने देखी है। तो यानी कि बाजार व्यवस्था तो तब भी थी, यानी कि इकोनॉमिक्स तो तब भी लाया करता था। ऐसा तो नहीं है कि उस समय इकोनॉमिक्स नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि यही इकोनॉमिक्स के जन्मदाता हैं? ऐसा क्यों कहा जाता होगा? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी कि जिस इकोनॉमिक्स को आज हम देख रहे हैं इन आर मॉडर्न सिनेरियो, तो उसके फादर एडम स्मिथ थे। ठीक है जी, यहाँ पर उससे पहले भी इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स हमेशा से मानव सभ्यता के साथ रहा है। जब भी कोई मानव रहेगा तो वो अपनी जरूरत की वस्तुओं के लिए बाजार पर निर्भर रहेगा। वो बाजार किस तरीके का है, वहां पर कौन सा सिस्टम अपनाया जा रहा है, वो अलग की बात है। जैसे आप देखेंगे कि पहले जिस सिस्टम को लाइक किया जाता था दैट वाज बार्टर सिस्टम, राइट, यानी कि वस्तुओं को ही वस्तुओं के बदले लेना और देना किया जा रहा है, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जो है जनकदाता हैं, जन्मदाता हैं। इन्होंने हमें समझाया कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र है जिसमें हम एक नेशन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उस नेशन की आय को समझ रहे हैं, हम यहाँ पर जो है उसको प्रभावित करने वाले तथ्यों को समझ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बातें बताई हैं। यूपी पीसीएस और यूपीएससी अलग, बिल्कुल अलग है भाई। भावना जी देखिए, यूपीएससी एक्चुअली एक आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये संवैधानिक संस्था है और ये केंद्र सरकार के लिए जो भर्तियां कराती है। जैसे जब आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इनकी परीक्षाओं को देखते हैं तो ये कमीशन कराता है। और जब हम यूपीपीसीएस को कराते हैं तो यूपीपीसीएस क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है उनको गठित कराने वाला आयोग है ये।
है ना। यूपीपीएससी एक्चुअली इसका नाम, और यूपीपीसीएस एक परीक्षा है जिसके तहत आप एसडीएम, डीवाईएसपी आदि आदि बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अलग है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप केवल अधिकारी बन पाएंगे, ये केंद्र स्तर पे जा पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप अर्थशास्त्र के अंदर 2 ब्रांचेस का अध्ययन हम करते हैं, यानी अर्थशास्त्र समझ गए, किसने जन्म दिया, जन्म तो पहले से ही था, हम जब मॉडर्न की बात कर रहे हैं, आधुनिक की, तो इनके द्वारा इसको जन्म दिया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी 2 ब्रांचेस हैं, यानी इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब वो 2 भाग क्या हैं, उन 2 भागों को भी यहाँ पर हम देख लेंगे, उन 2 भागों को यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला भाग इसका बनता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि माने अंग्रेजी में माइक्रो, व्यष्टि माने अंग्रेजी में क्या हो जाएगा बच्चे, माइक्रो हो जाएगा, यानी कि छोटे लेवल पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटे लेवल पर हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल छोटे लेवल की जब हम बात करें, सूक्ष्म लेवल की बात करें, सूक्ष्म लेवल की बात करें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। जब हम पूरे के पूरे नेशन की, पूरे के पूरे होल किसी पार्ट की बात कर रहे हैं, पूरे की बात कर रहे हैं, संपूर्ण की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो की। तो यदि मैं सीडीएस, सीएपीएफ इन परीक्षाओं की बात करूं, तो यहां से भी प्रश्न आते हैं, समझ रहे हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है जी। यहां पर अगर हम समष्टि की बात करें, तो हमारा ये जो एग्जाम है सिविल सेवा का, इसमें यहां इस चीज को तवज्जो दी जाती है, उससे प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पूछेगा, ठीक है, बट आते नहीं हैं, वो पहले आया करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं आते हैं, पिछले कई साल के हम सिनेरियो को देख रहे हैं, ठीक है जी। यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे बच्चे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पर अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने कहा पर्सनल इनकम, क्या कहा मैंने, पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय, जैसे मैंने कहा व्यक्तिगत खर्च, जैसे मैंने कहा व्यक्तिगत उपभोग, कंजम्पशन, तो उसको हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, व्यष्टि में पढ़ रहे हैं। यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर किसी छोटे समूह या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति की बात करें, या अगर हम कंपैरेटिवली देखें किसी गांव की बात कर रहे हैं, है ना, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये एक छोटे समूह को इंगित कर रहा है, अर्थात इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो हम एक पूरे समाज को, पूरे देश को यहाँ पर देख रहे होते हैं। जैसे हम पूरे देश की बेरोजगारी को कहाँ देखेंगे, यहीं पर देखेंगे, हम पूरे देश की गरीबी को यहीं पर देखेंगे, नेशनल इनकम को हम यहीं देखेंगे, हम राजस्व नीति को यहीं देखेंगे, हम पूरे सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनको यहाँ देखेंगे, सरकार को यहाँ देखेंगे, ठीक है जी। इतनी सारी बातों को आपने दिमाग में ले आए, आप दिमाग में आ रही हैं कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है, हमें यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, समझ आ गई। पहले सूक्ष्म और बताएं, सूक्ष्म की बात कर ली, और आपने व्यापकता की बात कर ली, समष्टि की बात कैसे याद रखेंगे, समष्टि यानी समाज, समाज यानी बड़ा, व्यष्टि यानी व्यक्ति यानी छोटा सा स्वरूप, यानी इंडिविजुअल, दोनों चीजें समझ आ गई। व्यष्टि में किसको पढ़ोगे, व्यक्ति की बातों को पढ़ोगे, एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति बेरोजगार है, 2 व्यक्ति बेरोजगार है, व्यक्ति गरीब है, व्यक्ति का उपभोग क्या है, व्यक्ति की आय क्या है, व्यक्ति का खर्चा क्या है, ये इसको पढ़ोगे। और इसमें किसको पढ़ोगे प्यारे बच्चों, इसमें पढ़ोगे समाज की पूरी ही बातों को, देश की पूरी ही बातों को, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको पिक्चर में भी दिखाया है। इंडिविजुअल की बात माइक्रो में हो रही है, हाउस होल्ड यानी किसी एक परिवार की बात माइक्रो में हो रही है, किसी एक फर्म या कंपनी की बात कहां हो रही है, माइक्रो में हो रही है, ठीक है बच्चों। यहां पर जब हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय लेवल पर बात करते हैं, राष्ट्र के लेवल पर बात करेंगे, यानी सभी की आय हम मैक्रो में देखेंगे, सभी यानी एक पूरी गवर्नमेंट, एक पूरी सरकार हम मैक्रो में देखेंगे, पूरे नेशन को या पूरी दुनिया को हम मैक्रो में देखेंगे। तो हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही यही तो बना, इसी से बना है, पर हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आप सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, तो आप खूब देखेंगे मार्केट के क्या प्रकार होते हैं, प्रतिस्पर्धा क्या है, ये वाला सीडीएस में और सीएपीएफ के इकोनॉमिक्स में आपको समझ में आता होगा, वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पर देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा है जिसके अंदर आप व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करते हैं, जैसे उपभोक्ता, परिवार और फर्म। उपभोक्ता सिंगल, परिवार अभी जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया है ना, तो आप इनका अध्ययन कहाँ करते हैं, व्यष्टि में करते हैं। और समष्टि में क्या करेंगे बच्चे, जब आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया देश के लेवल पर, मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, या जो आपके ट्रेड साइकिल्स हैं, व्यापार चक्र, या फिर जब आप एग्रीगेट क्रियाओं की बात करें, समग्रता में बात करें, तो समष्टि हो गया। ठीक बच्चे, अब यहाँ पर यह है कि कुछ बच्चों के डाउट मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या हमें बैच के अंदर भी पीपीटी से पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पीपीटी वगैरह जो है आपकी, हम जो बच्चे पहले से भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनको सब समझ आता होगा कि मैंने इसलिए लगाई पीपीटी ताकि कुछ आज की पहली क्लास में ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर सकूं, और स्पीड भी इतनी जरूर रहती होगी कि आप चीज़ों को लिख पाते होंगे। जो बालक हिंदी वाले हैं वो इतनी देर में लिख लेते होंगे, नहीं लिखते तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एप्लीकेशन पर अपने कोर्स को शिफ्ट करते हैं तो उस समय हमारे पास में हमारी टीम के कुछ सदस्य हमारे इन नोट्स को एक वाइट पेपर पर एज इट इज, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में आपके लिए मेहनत करके उसको मोती जैसे अक्षरों में टांक देते हैं, और वो पीडीएफ हम RWA की मदद से, जहां पर आपकी क्लासेस चलती है उन क्लास के सामने ही ये पीडीएफ डाल देते हैं, वाइट पेपर पे होती है। आप चाहें तो जब क्लास खत्म हो जाती है तो हम उसकी कंबाइंड पीडीएफ भी देते हैं, तो कंबाइंड पीडीएफ को आप जो है निकलवा सकते हैं बाय द प्रिंटर, ये आप कर सकते हैं। या यदि आपको ये लगता है कि भाई मेरा तो उससे मुझे तो समझ में नहीं आई बात, मैं तो अपना नोट्स खुद बनाऊं, तो आप खुद बनाइए, है ना। तो अध्यापक की स्पीड उतनी होती है कि आप अपने नोट्स बना सकते हो। पीपीटी में आज इसलिए लिख लिया है ना कि ज्यादा चीजें डिलीवर हो सके और ज्यादा से ज्यादा समय आपको दिया जा सके कैमरे की ओर मुंह करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट क्या होंगे यदि हम इनकी विचारधाराओं पे बात करें। तो एक होता है क्लासिकल अप्रोच और एक होता है कीन्स ने जो दिया था कीनेसियन अप्रोच, राइट। अब क्लासिकल अप्रोच क्या कहता है, ये कहता है कि भाई व्यक्तियों के मध्य संसाधनों को आवंटित करने का सबसे बढ़िया तरीका है मुक्त बाजार। ये कहता है क्लासिकल, यानी कि जो एक प्रकार से यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि भाई अगर हम लोगों की बात करें, क्योंकि सीमित संसाधन है, असीमित इच्छाएं हैं, तो बाजार को ना खुला छोड़ दो। क्या करो, बाजार को खुला छोड़ दो। बाजार के खुलेपन का मतलब क्या है, बाजार के खुलेपन को आपने देखा होगा मुक्त बाजार व्यवस्था, या फिर कभी कभी ये भी देखा होगा कि एक टर्म आता है लेजर्सफेयर। ठीक है, एक टर्म आता है लेजर्सफेयर, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप। तो जो खुला बाजार है ना वो राज्य के हस्तक्षेप को नकार देता है। ठीक है, यानी कि खुला बाजार उसको कहा जाएगा जहां पर सरकार की कोई इंटरफेरेंस ना हो। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है जी, वस्तु क्या मैं बता दूं, ये कोई मोबाइल है, ठीक है जी, ये क्या है, ये मोबाइल है। अब ये मोबाइल की संख्या मार्केट में है 10, ठीक है, 10 है मार्केट में, और लेने के लिए खड़े हैं 1000 लोग। मोबाइल जो है खरीदने वाले खड़े हैं 1000 लोग और मोबाइल है 10। अब 10 मोबाइल को अगर राज्य हस्तक्षेप करे तो वो कहेगा कि तुम्हें एक तरीके से बांटना है इनको, है ना, जो ज्यादा जरूरतमंद है, गरीब है, जिसको ज्यादा आवश्यकता है, जो बच्चा है पढ़ रहा है, ये वो। तो सरकार ने इसमें इंटरफेरेंस करा। अब यहाँ पर जो खुला बाजार होगा, जो मुक्त बाजार होगा, जो फ्री मार्केट होगा, वो क्या कहेगा कि भैया 10 मोबाइल है, पहले हम बेचा करते थे इसको 1000 का, उस समय लेने वाले भी 10 ही थे, कोई कंपटीशन नहीं था। अब क्या है कि हम यहाँ पर 1000 लोग 1000 रुपए लिए खड़े हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 1000 में से 990 को छांटेंगे, तो जिसकी पॉकेट में होगा पैसा वो हमसे आके ले लेगा, है ना। तो यानी हमने क्या किया, हमने अपने इस मोबाइल को 50,000 का कर दिया। अब इस 1000 में से जो 990 लोग थे उनके पास 50,000 रुपए नहीं थे, उनके पास 5000 तो थे, 10,000 तो थे, 15,000 भी थे, उनमें से अपने आप लोग क्या हो गए, छटते चले गए। देयर इज नोन एज, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिमांड एंड सप्लाई का क्रम। पूरी इकोनॉमिक्स इसी पे बेस्ड है बच्चे। दैट इज अ सिंपल फंडा ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड, देखो बच्चे, जिस चीज की डिमांड है उसकी आपूर्ति उतनी नहीं है, सप्लाई उतनी नहीं है, ठीक है जी,
डिमांड है, आपूर्ति उतनी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके मूल्य क्या हो जाएंगे? सिंपल सा फंडा बता दो, उसके मूल्य क्या हो जाएंगे? उसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, उसके मूल्य ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। देयर आर सो मेनी पर्सन हु वांट टू टेक दिस मोबाइल, राइट? तो और डिमांड है 1000, बट देयर आर ओनली 10 मोबाइल, यानी कि सप्लाई काफी कम है, सप्लाई काफी कम है। तो सप्लाई कम होने से और डिमांड उतनी ही रहने से लोग छटते चले गए, कारवां बनता चला गया और केवल 10 लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचा। तो यानी कि इसको आप कहेंगे मार्केट का नियम। तो जो क्लासिकल दृष्टिकोण है वो मुक्त बाजार व्यवस्था है। सरकार की भूमिका केवल एक निष्पक्ष और सख्त निर्णायक तक सीमित हो जाती है, यानी कि दिस इज ओनली एंड ओनली एक डिसीजन मेकर है, नथिंग एल्स। एक्चुअली जो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि भैया जी आप केवल समाज कल्याण करो, सरकार को कहते हैं कि वेलफेयर इज द मेन फोकस, आप वेलफेयर करिए, आप जो है नीति बनाओ, सड़क बनाओ, खंबे लगाओ, मतलब वो भी ना लगाओ, वो भी हमें ही दे दो, आप क्या करो, आप केवल डिसीजन मेकिंग करिए, आप अपनी जनता को संभालिए, ऑल जो प्रोडक्शन का काम है वो सब हम कर लेंगे, तुम्हें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सबको समझ आ गया? ओके, बढ़िया। आगे देखें, अब जो कीन्स कहते हैं, किनेसियन अप्रोच में है कि अर्थशास्त्र में एक विचारधारा जो समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड पर केंद्रित है। इस विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पादन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को एक एक्टिव रोल में आना पड़ेगा, यानी कि यदि लोगों के पास रोजगार नहीं है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एक प्रकार की ऐसी भूमिका में आएगी जहां पर वो सारी चीजों को अवेलेबल करा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा सके, उसके लिए देश के अंदर जो उत्पादन प्रक्रिया है उनमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन ले सके, न केवल एक मूक दर्शक की भांति नहीं, अपितु यहाँ पर प्रत्येक तरीके से जो भी उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें भी एक भूमिका का निर्वहन कर सके। दोनों चीजें बच्चे समझ में आई? ठीक है, दोनों चीजें समझ में आई। अब आगे देख लेंगे बच्चे यहाँ पर। अब हमें क्या पढ़ना है? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि हमें यहाँ पर अर्थव्यवस्था पढ़ना है। हमें यहाँ पर बच्चे क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था। जैसे अभी हमने अर्थशास्त्र को देखा, तो अर्थशास्त्र जो है अपने आप में एक विषय की संकल्पना को लिए हुए है, यानी कि यह सामाजिक विज्ञान की एक क्या थी? शाखा थी। यही पढ़ा अभी मैंने, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा। इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, एक शाखा के रूप में आपने इसे देखा। अब यहां पर आपने जो सिद्धांत इससे लिए, आपने जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स इससे लिए, अर्थशास्त्रियों से लिए, उनको प्रैक्टिकल या भूमिगत लेवल पर ऑन ग्राउंड उनका प्रयोग करके, ठीक है, ऑन ग्राउंड उनका प्रयोग करके आप कुछ व्यवस्था करो, यानी कि यहां पर आप इन अनलिमिटेड जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्था करो। अब ये अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है अर्थशास्त्र, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, दिस इज द इनकम्प्लीट वर्ड। ये क्या बच्चे? ये एक अधूरा शब्द है। इसके आगे मैं कुछ लगा दूं तो ये पूरा हो जाएगा। इसकी संपूर्णता किस में है? मैंने कहा अर्थव्यवस्था। आपने पूछा किसकी अर्थव्यवस्था? मैंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था। तो आपने कहा ओके, अब समझ में आया मेरे। मैंने कहा यह क्या है? ये इकोनॉमी है। तो आपने कहा किसकी? मैंने कहा उत्तर प्रदेश की, किसी राज्य की, किसी व्यक्ति की, है ना? तो ये अपने आप में पूर्ण कब होगा? जब हम इससे पहले कोई शब्द लगा देंगे। बच्चे देखो, मैंने अपनी पूरी पीपीटीज के अंदर ना नीचे नंबर दिए हुए हैं, है ना? ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। आप ये वाली पीपीटी से अपने इन हेल्पलाइन नंबर पे, और सर भी अभी पेस्ट कर देंगे आपको, इन नंबर पे कॉल करो 9311737467। और एक और नंबर है, इन नंबरों पे आप कॉल करेंगे ना, तो अगर आपकी कॉल मिस हो गई, इंगेज जा रही है, तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और आप ना हमें वैसे भी बता सकते हैं, वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि कोई टेक्निकल ऐसी कोई दिक्कत आ रही है ना, कॉल नहीं लग रही है, व्हाटएवर, तो बता सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा। ये देखिए, ये वाले दो नंबर आपको सर ने दिए हैं, इन पे आप देखिए। ठीक है, चलो, मैंने क्या कहा? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। तो किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक सिचुएशन कंडीशन में सुधार करने के उद्देश्य से जो वहां पर अवेलेबल रिसोर्स हैं। अवेलेबल रिसोर्स क्या होंगे? मान लिया हम कहें कि हमारे देश के अंदर जो है जी, इतनी जमीन है,
इतने जो है श्रमिक हैं, इतनी जो है पैसा है हमारे पास में, इतना हम उधार लेने की क्षमता रखते हैं, जो भी चीज़ है उसको हमने एक प्रकार से क्या कर लिया, बढ़िया से मैनेज कर लिया। हमने कहा कि इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन की हम फर्टिलिटी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम ऐसे 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 एलोकेशन करेंगे बिटवीन द पीपल। और उसके बाद में हम केंद्र में, हम जो है मनी को, पैसे को केंद्र में रखकर जो भी व्यवस्था बनाएंगे उसको हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि अर्थ की व्यवस्था, अर्थ को अर्जित करने के लिए, मनी को अर्जित करने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई, यहां पर सभी व्यक्ति अपनी लाइवलीहुड यानी कि आजीविका के लिए ही कार्य कर रहे हैं। मान लिया मैं पढ़ा रही हूं तो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, मेरी टीचिंग। आपके पिताजी खेती कर रहे हैं, आपके पिताजी जो है इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, टीचर होंगे, है ना, कोई संगीत में अपना कुछ कर रहा होगा, अपना करियर, ठीक है। तो यानी कि सबने क्या किया, सबने अपनी एक व्यवस्था बना ली, किसके लिए, पैसे को अर्जित करने के लिए। पैसे से क्या करेंगे, पैसे से ही तो सब आएगा, पैसे से ही तो, जो हमने शुरू में बात की थी कि हम वस्तु और सेवाओं की बात करें तो पैसे से ही हम उसको बनाएंगे, पैसे से ही हम उसको खरीद पाएंगे। क्यों, क्योंकि पैसा वह माध्यम है जिससे हम अपनी जरूरत की चीजों को, वस्तुओं को, सेवाओं को खरीद पा रहे हैं। पैसा वह माध्यम बना, मीडियम बना। इससे पहले बार्टर सिस्टम था, उसके विषय में मैंने थोड़ी बात करी। तो यानी कि हमने अपनी लाइवलीहुड को, अपनी आजीविका को बनाने के लिए, चलाने के लिए जिस भी माध्यम से अर्थ यानी धन अर्जन करने की व्यवस्था बनाई, दैट इज नोन एज इकोनॉमी। ठीक है जी, इतनी चीज बच्चे। अब कोई आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी अलग अलग हैं या एक ही है, तो कितने बच्चे मुझे बताइए कि बता देंगे, और कितने बता देंगे, वो सभी बच्चे बताएंगे मुझे भाई जो सच में बता देंगे। ये नहीं कि देखा देखी मैडम यहाँ पे कोई प्राइज वितरित कर रही है हमें, ऐसा नहीं है। कितने बालक बता देंगे, कितने बच्चे बता देंगे कि हाँ भाई हम बताने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है जी, टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, जो बालक आधार बैच से, मतलब आधार बैच हमारा यूट्यूब का बैच था, उस पर आप ढूंढेंगे ना, सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, आधार RWA का, उससे जुड़ जाइए, वहां पे अपनी समस्या बता देना। अब यहाँ पर देखो, आपकी तो बहुत सारी समस्या है ही है, अर्थव्यवस्थाओं की भी समस्या है भैया। अर्थव्यवस्था की क्या समस्या है, अर्थव्यवस्था की क्या समस्या है, 3 समस्या है। यानी कि एक प्लेन देश पड़ा है कोई, अब उस प्लेन देश के अंदर, मतलब बिल्कुल ऐसे हम कहीं से आए हैं, पूरी दुनिया को लाके, पूरी जो जनता है उसको लाके छोड़ दिया, ऐसे एकदम से कहीं से प्रकट कर दिया और कहा कि अब तुम चलाओ, अब वतन जो है तुम्हारे हवाले है। अब अचानक से क्या करने लगे, क्या करने लगोगे आप बताइए। आप में से कोई बच्चे कहेंगे हम दुकान खोल लेंगे, वहां कौन आएगा दुकान पे, कोई बच्चा कहेगा मैं खेती करना शुरू कर, खेती है ही नहीं, क्या उपजाओगे उसमें, आपको पता ही नहीं है कि क्या डिमांड कर दे कोई। कोई कह रहा है कि हमने तो गेहूं बोना शुरू कर दिया, मैंने कहा गेहूं कोई खाता ही नहीं है, किसके लिए कर रहे हो और कैसे करोगे, कहाँ से लाओगे मशीन, मशीन कौन बना रहा होगा, ट्रैक्टर किसी ने बनाया होगा आपके लिए, किसी ने नहीं, बीज कहाँ से लाओगे, कोई दुकान है ही नहीं। तो यानी कि जब भी कोई नया देश, जब भी कोई नई इकोनॉमी को हम ऐसे एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में समझ रहे हैं, हाइपोथेटिकल यानी कि जिसको हम केवल कल्पनाओं में ला रहे हैं, मैंने कहा कि हमें कहीं पे ऐसे ले जाके छोड़ दिया जनता को। अब जनता परेशान है, कह रही क्या करूं मैं, सबसे पहले तो किसी ने कहा भूख लगी है ब्रेड ले, ब्रेड कोई बेच ही नहीं रहा है, बना ही नहीं कहीं ब्रेड, कोई फैक्ट्री नहीं है। किसी ने कहा अरे पानी की बोतल ला दो भाई, जल ही जीवन है, तो कोई पानी का बोतल है ही नहीं। तो यानी कि एक प्लेन ऐसा ग्राउंड है, आप उसमें बैठे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके अंदर आएगा वो आएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने कहा करो काम करो, सरकार ने एकदम ऑर्डर करो काम करो, क्या काम करूं, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर द मेन सिचुएशन इज दैट कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन कर दूं मैं, अचानक से कैसे करूं मैं उत्पादन, यही समझ नहीं आ रहा है भाई। दूसरी बात है कि कैसे करें, क्या बनाएं, मतलब अब तो हमें सब दिख रहा है। अब हम, आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट आता होगा कि मैं ना बड़ा होकर के क्या करूं, एक ना दुकान खोल लूं, मेरे एरिया में ना सुनार की दुकान नहीं है। तो आपने जब इस चीज को रियलाइज करा कि नहीं है और डिमांड है, तो इकोनॉमिक्स आप बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। खाली का नाटक करते हो कि हमें मैडम इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता, आप तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स समझ रहे हो। ठीक है, तो यानी कि आपने ये चीज सोची ना कि मेरे मोहल्ले में स्पोर्ट्स शॉप नहीं है, मैंने किसी को आइडिया दे के एक स्पोर्ट्स शॉप खोल लो, बढ़िया डिमांड है इसकी, है ना। तो ये चीज आपने तब सोची। अब कोई खरीदार ही दिखता नहीं, कोई है ही नहीं, तो क्या सोच लोगे, कुछ नहीं सोच लोगे। ठीक है जी, यहां पर आपने क्या देखा कि
कैसे उत्पादन, क्या उत्पादन करे, कैसे करे और किसके लिए करे, यानी कि कोई ऐसा तो हो जो हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड करे भाई। अब आप कुछ ऐसा, वो अब आपके मन में आया कि मैं ना ऐसा करता हूँ, वो जो काली वाली ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जाता था ना चौक से, मैं चौक बनाना शुरू कर दूं। मैंने कहा अरे भाई आज तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, तुम कहाँ पड़े हो आदम जमाने में, अब तुम्हारी चौक कौन खरीदेगा। यानी कि मैंने तो आपको, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मैंने कहा चौक की डिमांड 0 है, तो आपके दिमाग में आया अरे हाँ सही बात है, यानी किसके लिए उत्पादन करना है ये भी आपको सोचना होगा। ये चीज बच्ची समझ में आई। यानी कि आपने, ये समस्या है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। मैं नहीं बात कर रही इंडियन इकोनॉमी की, बट ओवरऑल जब हम भी इकोनॉमी को देखते हैं प्लेन पेज पे, तो हमारे सामने 3 प्रश्न उठ के आते हैं कि मैं क्या उपजा दूं, क्या उत्पादित कर दूं, किसके लिए कर दूं और कैसे कर दूं। मशीन से करूं, आदमियों से करा दूं, क्या बनवा दूं ऐसा जिसकी लोग आए डिमांड करें। ठीक है जी, ओके, इतनी चीज समझ में आ गई बच्चे आपको। अब आगे देखेंगे। यहां पर मैंने कहा कि उत्पादन जब भी हम करेंगे, किसी भी चीज का उत्पादन करने हेतु 4 चीजें लगेंगी। ये बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं, इससे बुनियादी चीजें इकोनॉमी के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, जो बालक ये कहते हैं हमें इकोनॉमी समझ में नहीं आती, बच्चे मुझे अपना 100-150 क्लास का, 100-110 क्लास का समय दे दो, यानी कि इतने घंटे दे दो। मैं आपको ये तो नहीं कहती कि मैं आपको जो है एकदम वहां पहुंचा दूंगी, पर आपको इतना जरूर, मैं अपने ऊपर इतना जरूर विश्वास रखती हूँ कि मैं आपकी परीक्षा और आपके जो आपका इंडिविजुअल, आपका जो थॉट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है इकोनॉमी के प्रति, मैं उसको ठीक बना दूंगी, मतलब एक ठीक लेवल पे, बढ़िया लेवल पे पहुंचा दूंगी। आप प्रश्नों को हल करने में, प्रश्नों को लिखने में और आपकी अपनी बुनियादी समझ को बनाने में और एडवांस समझ तक ले जाने में ठीक फील करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे, इतना मैं जरूर आपको विश्वास दिला सकती हूँ। ठीक है जी, तो इसको एज अ विषय ना समझ के, इसको आप एज अ ये समझो कि भाई मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, एग्जाम से भी इतर आपको बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप ऐसे समझेंगे। तो बच्चे यहां पर आपने देखा कि भाई इकोनॉमिक्स हम कैसे करेंगे, यानी कि उसको करने, सॉरी प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के इकोनॉमिक्स में भी और उसके इतर भी 4 ही कारक हैं, 4 ही फैक्टर हैं, 4 चीजें आपको लगेंगी जिनके आधार पर आप उत्पादन कर सकोगे। किसका उत्पादन करना है आपको, चाहे रुई बनानी है, रुई बनानी है, चद्दर बनानी है, पेन बनाना है, मोबाइल बनाना है, जो भी बनाना है उसके लिए 4 कारक लगेंगे। सबसे पहला कारक यहां पर आप देख लेंगे भूमि होगा। क्या होगा बच्चे, भूमि, लैंड। दूसरा जो कारक होगा वो होगा पैसा, पैसा इसे इकोनॉमिक्स के टर्म में आप पूंजी कहेंगे। और तीसरा जो कारक होगा आपका वो होगा श्रम, श्रम यानी कि श्रमिक, जो लोग इसमें काम करेंगे। और ये हो गया उद्यमी, ये आप हैं, ये ट्रैक्टर जो चला रहे हैं व्यक्ति हैं, ये है। यानी ये 4 कारक लगेंगे, 4 इसमें चीजें होंगी जिसमें आप उत्पादन की प्रक्रिया को सफल बना देंगे फिर। ठीक है जी, अब यहां पर देख सकते हैं भूमि क्या है, एक प्रकार का इकोनॉमिक रिसोर्स है जो सबसे बेसिक है। भूमि के बिना आप किसी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकते। कोई फैक्ट्री लगाओगे वो भी भूमि पे लगाओगे, कोई खेती करोगे वो भी भूमि पे लगा करोगे। तो अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले इसमें नेचुरल रिसोर्स आ जाएंगे। अगर हम किसी नेचुरल रिसोर्स की भी बात करें, यानी कि खेती करने के लिए हमें हवा भी लगेगी, पानी भी लगेगा, है ना, ओस भी लगेगी, बारिश भी लगेगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। दूसरी चीज है पूंजी, यानी कि पूंजी क्या, पैसा। पैसा जो भी काम करने में, आप खेती कर रहे हो तो खाद पानी लाने में आपको पैसा लगेगा, ट्रैक्टर वाले को देने में पैसा लगेगा। ठीक है जी, आप यदि कोई फैक्ट्री बना रहे हो तो उसमें भी आपको कच्चा माल लाना है, श्रमिकों की वेजेस देनी है, उसमें पैसा लगेगा, हर काम में पैसा लगेगा। तो ये वही पूंजी है। पूंजी के 2 प्रकार होंगे बच्चे, एक को कहेंगे कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वह कैपिटल का भाग है जो आपके काम करने के दौरान ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने जो मजदूरी के लिए पैसा दिया, रेंट दिया, जहां पे भी दुकान उकान खोल रखी है, आपने जो पानी उन्हीं के लिए पैसा दिया, टैक्स भरा, वो आपका कार्यशील पूंजी हो गया। दूसरा पूंजी आपका फिक्स्ड कैपिटल, जो आपने एक ही बार खर्च किया। कोई बिल्डिंग खरीद लिया आपने कहा रोज रोज का फालतू का नाटक, मैं मशीन खरीद ही लेता हूँ अपनी, ठीक है, कार खरीद ली, कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, वेयर हाउस खरीद लिया, जो आपका अगली बार की प्रक्रिया में भी लग सकता है, उसको कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। आपने अपनी कैपिटल का एक हिस्सा वहां खर्च किया जो आपकी उत्पादन की अगली प्रक्रियाओं में भी लगेगा, इसमें तो लगेगा ही लगेगा।
यहाँ पर आपका हो जाता है उद्यमिता। उद्यमिता क्या है? जो व्यक्ति इन सभी का, एक और रह गया होगा इसमें, सॉरी माफी चाहूंगी, यहाँ पर आपका जो है श्रम वाला, एक सेकेंड, श्रम यानी कि लेबर। लेबर आपका जो कि तीसरा काम है, ये वो लोग हैं जो कार्य करेंगे। जो कौन है? जो कार्य करेंगे। ये लोग भी आपके दो तरीके के होंगे, एक होंगे स्किल्ड और एक होंगे अनस्किल्ड। ठीक है जी। अब यदि आपको बोझा ढोने के लिए व्यक्ति चाहिए तो आप ये वाला व्यक्ति लेकर के जाओगे। आपको जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना है, कंप्यूटर चलाना है, तो ये व्यक्ति काम करेगा। स्किल्ड और अनस्किल्ड दो तरीके की लेबर आपकी में होंगी। और ये है चौथा, जो कि डिजाइन बनाएगा, है ना, काम शुरू करेगा, संचालन करेगा, है ना, यानी भूमि, पूंजी और श्रम का सही उपयोग ये व्यक्ति करेगा, जिसे हम उद्यमी कहेंगे। ठीक है, ये महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, ये काम को आगे ले जाकर के चलेगा। ठीक है बच्चे, अब हम कल यहां से शुरू करेंगे, है ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार से लेकर के हम नेशनल इनकम तक अपनी बातों को लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चे, इस क्लास से संबंधित जो भी डाउट आपके मन में हो मुझे जरूर बताएं। कल भी हमारा डेमो क्लास है, मेरा 3 बजे होगा, सुबह 7 बजे से लवनीश सर का, 10 बजे से संजन सर का और 12 बजे से दिग्विजय सर का। मेरा 3 बजे 2 बजे आपका नवनीत सर का और 5 बजे राहुल सर का साइंस का। जिन भी अभ्यर्थियों को कोई भी समस्या इस क्लास से रही हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं स्वयं उसका जवाब दूंगी कि भाई कहाँ आप जो है सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।